हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i plus 3j along the direction of the vector I plus j and I minus j। क्या करना है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर निकालना है i plus j की डायरेक्शन में और i minus j की डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले हम i प्लस जे है और i माइनस जे इनकी डायरेक्शंस निकाल लें। पहले हमें क्या करना होगा, i प्लस जे की डायरेक्शन निकालनी होगी और i माइनस जे की डायरेक्शन निकालनी होगी। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि डायरेक्शन जो है i प्लस जे की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसको हमने मान लिया a का। ठीक है, लेट। और दूसरा क्या करें कि डायरेक्शन ऑफ जो है i माइनस जे, इसको हम मान लें b का। ठीक है, तो a कैप क्या होगा, देखिए डायरेक्शन की बात करें, अगर कोई वेक्टर a वेक्टर होता है तो a वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a इंटू a कैप। ठीक है, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये डायरेक्शन को। तो अगर डायरेक्शन a निकालना हो तो a डायरेक्शन इज इक्वल टू हो जाए वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर a देखें तो a क्या हो जाएगा कि वेक्टर पहले ऊपर रखेंगे, देखिए ऊपर वेक्टर रखेंगे तो i प्लस जे अपॉन i प्लस जे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो देखिए i प्लस जे हो गया ऊपर और i प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 i प्लस जे। ये a वेक्टर हो गया, a कैप हो गया। सिमिलरली अगर हम b कैप की बात करें तो b कैप क्या हो जाएगा, i माइनस जे अपॉन मॉड ऑफ i माइनस जे इज इक्वल टू i माइनस जे अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर और माइनस प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन b कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 i माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं, बाकी हटा दें। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले हम मिटा देते हैं, यहाँ अलग लिख देते हैं थोड़ा सा कि डायरेक्शन क्या निकली है। डायरेक्शन जो हमने निकाली है वो a कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 i प्लस जे और b कैप निकाला है 1 अपॉन रूट 2 i माइनस जे। ठीक है, ये तो डायरेक्शन निकल आई। अब कहते हैं कि आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ a along, अगर आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ a along डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर है a वेक्टर, ये a वेक्टर है। ठीक है, ये a वेक्टर है और एक वेक्टर है b वेक्टर, ये b वेक्टर है। तो a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लें कि किसी एक डायरेक्शन x डायरेक्शन में है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, मान लो थीटा एंगल पर है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, यानी इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो ये कंपोनेंट जो बनेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका ये कंपोनेंट जो होगा, ये कंपोनेंट जो है, जैसे मान लीजिए a है तो इधर को हम पहले ax वेक्टर और इधर वाला जो वेक्टर है उसको ay वेक्टर कह लें, ay वेक्टर कह लें। तो b है जो दूसरा वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बन रहा है वो ax वेक्टर बन रहा है। तो ax वेक्टर की अगर हम बात करें तो समझने के लिए ax वेक्टर की बात करें तो ax वेक्टर क्या होगा, एक तो ax का आपको जो है पहले मैग्नीट्यूड पता हो, फिर ax का डायरेक्शन पता हो, दोनों चीजें पता हो। अब यहाँ पर क्या है
कि अगर मान लो बी वेक्टर जो है वो i प्लस जे वेक्टर है, बी वेक्टर है i प्लस जे वेक्टर फॉर एग्जाम्पल, और जो ए वेक्टर है वो 2i प्लस 3j वेक्टर है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट अगर हम बी डायरेक्शन में निकालें तो बी की जो डायरेक्शन हमने निकाली है, जो बी की डायरेक्शन निकाली है वो ए कैप है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ ए एक्स होगा, यानी कंपोनेंट ऑफ जो है इसको हम कहें कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस जे, यानी ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो तो ए कैप हो गई, ठीक है। लेकिन अब आपको पहले दो चीजें पता होनी चाहिए, डायरेक्शन तो आपने पता कर ली, लेकिन मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए पहले कि हमें इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी इस कंपोनेंट का इधर मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालें और मैग्नीट्यूड निकाल करके उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर निकल आएगा, कंपोनेंट निकल आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही कि देखिए ये कंपोनेंट ये डायरेक्शन तो ये हो गई, ए कैप हो गई इसकी डायरेक्शन में, जो आई प्लस जे की डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड अगर पता हो तो मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते तो वेक्टर मिल जाता है, कंपोनेंट मिल जाता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें कि कंपोनेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले करें कि कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले करें कि जो वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर है, अगर इसको हम ए कैप से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो देखिए क्या मिलेगा इससे। ए वेक्टर है, इसको ए के साथ में डायरेक्शन के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, इससे देखिए क्या मिलेगा कि देखो ये मिलेगा ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, और स्मॉल ए वेक्टर का मॉड और कॉस दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका कोई एंगल थीटा, ऐसे मान लो इसको फॉर एग्जांपल, ये मान लो, ठीक है, ऐसे माना जा सकता है। तो इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि अगर हम ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू क्या शो करता है, ये शो करता है कि ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसको ऐसे कर सकते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया मान लीजिए ए है तो ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ए कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। कैसे, देखो अगर ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी होता है तो ए डॉट बी के केस में लिखते ए बी कॉस थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते थे बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर इससे न समझ में आया तो एक हम जो पहले एग्जांपल लिया था हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उस एग्जांपल पे चलते हैं। कैसे, देखिए इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है कोई, ये बॉडी है, ये सरफेस है, इस पर रखी हुई है, एफ फोर्स है, एफ फोर्स इधर लगा है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते थे तो ये जो वैल्यू आती थी यानी ओपी इसको कहते थे, तो ओपी जो होता था, ओपी क्या होता था, ये होता था एफ कॉस थीटा, ठीक है, अगर वैल्यू की बात करें। तो ये जो है ये क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ एफ है इन द डायरेक्शन ऑफ, कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ डी, डायरेक्शन की डी की डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और इसको हम क्या करते थे कि अगर ओपी को हम डी से मल्टीप्लाई कर देते थे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता था, एफ डॉट डी हो जाता था, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, एफ डी कॉस थीटा हो जाती थी, ठीक। तो एफ डी कॉस थीटा, तो जहां पर एफ कॉस थीटा क्या होता था, एफ कॉस थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ डी होता था,
मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ डी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि ये क्या है, ये ए का कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस वाले सवाल में देखिए ये क्या शो करता है, ए कॉस थीटा, यानी इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यही ए कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ठीक है, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखें, कंपोनेंट ऑफ ए कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप कह लो। ठीक है, अब हम चाहे ए कैप कहें चाहे आई प्लस जे की डायरेक्शन कहें, भाई जो डायरेक्शन ए कैप की वही डायरेक्शन ए प्लस आई प्लस जे की है। तो हमें क्या करना है, ए कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ये ए कॉस थीटा है। एक्चुअली क्या है, ये ए कॉस थीटा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। यानी कि हम क्या करें कि हम ए को ए कैप से डॉट प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, तो ए को हम ए से डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो वैल्यू देखिए रखिए, ए की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j डॉट 1/√2 i प्लस j। ठीक है, तो ये 1/√2 तो बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए ये है, तो हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 और प्लस 3 × 1 3 इज इक्वल टू 5/√2। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। अब क्या निकालना, क्या था, निकालना आपको था कि कंपोनेंट कितना होगा। तो कंपोनेंट के लिए क्या होगा कि हम जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकला है, जिस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, उस डायरेक्शन में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। यानी हम क्या करें कि अगर हम जो हमारा जो रिक्वायरमेंट क्या है वो है ए डॉट ए कैप, ये क्या निकला, ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, और इसको अगर हम ए कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल ए इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे बन जाएगा। ये क्या है, ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जी। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ये जो वैल्यू आई है 5/√2 5/√2, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, तो ये 2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5/2 आई प्लस जी का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया आई प्लस जे की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा कहते हैं कि आई माइनस जे की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, वो निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, बेटा ने कंपोनेंट ऑफ ए along द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ये होगा। ठीक है, जहां पर ए डॉट बी क्या होगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, तो पहले हम ए डॉट बी निकालें, ए डॉट बी हो गया, ये क्या होगा, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी निकालेंगे तो हो जाएगा 2i प्लस 3j इंटू डॉट 1/√2 i माइनस जे, तो ये हो जाएगा 1/√2 आगे निकाल लें,
तो 2 एक 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/√2, -1/√2 आया a डॉट b। तो अब क्या होगा कि a डॉट b कैप इंटू b कैप, तो -1/√2 इंटू 1/√2 i माइनस j, यानी -1/2 i माइनस j। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस j, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर parallel to the resultant of A is equal to and B। प्रश्न बड़ा आसान सा कि A और B का रिजल्टेंट हो, A और B का रिजल्टेंट निकालें और उस रिजल्टेंट के पैरेलल जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यानी स्टेप क्या हो गया कि पहले हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। सबसे पहला काम स्टेप ये करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको निकालना है इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पैरेलल यूनिट वेक्टर वही होगा जो कि इसका रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि अगर हम कहें कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट is equal to unit vector of resultant। यानी जो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वही इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर बना हो उसका यूनिट वेक्टर होगा। यानी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो जो डायरेक्शन रिजल्टेंट की होगी वही डायरेक्शन उसके पैरेलल कोई भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी वही मानी जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टारगेट हमारा क्या है, पहला टारगेट है पहले रिजल्टेंट निकालना और दूसरा टारगेट है यूनिट वेक्टर निकालना रिजल्टेंट का। ठीक है, तो चलिए पहला टारगेट अचीव करते हैं। पहला टारगेट क्या है कि रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, मान लीजिए रिजल्टेंट जो है वो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेक्टर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सिंपल देखिए इसमें क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा एडिशन होता है कि हम ए की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे 2i माइनस 6j माइनस 3k, ठीक है, प्लस b की वैल्यू है 4i प्लस 3j माइनस k। इनको हम ऐड करना है। तो ऐड करने समय क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका कि i के मल्टीपल्स को, यानी i का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपस में जोड़ देंगे, j के मैग्नीट्यूड को आपस में जोड़ेंगे और k के मैग्नीट्यूड को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 है यहाँ पर और यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 6i
-6 और +3, माइनस का 3j, -3 और -k, माइनस का 4k, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड अगर वो हमें निकालना है रिजल्टेंट का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर इसका मान लीजिए ये है आर कैप है, तो आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 6i माइनस 3j माइनस 4k अपॉन अंडर रूट 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 6i माइनस 3j माइनस 4k अपॉन 36 प्लस 9 और प्लस 16, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 6 6 12, 12 और 9, देखिए कैलकुलेट करिए इसको। इसकी वैल्यू जो है अंडर रूट में 6 9 6 15, 15 और 6 21 का 1 2 3 3 6 61 रूट 61 और 6i माइनस 3j माइनस 4k। तो अब हम जो हमारा जो रिजल्ट है वो यही हो गया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे कि 1 अपॉन अंडर रूट 61, अब इसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते, इंटू 6i माइनस 3j माइनस 4k। तो यही रिजल्ट हो जाएगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर ए है, ए इज इक्वल टू है 3i एंड b इज इक्वल टू -2i प्लस 3j माइनस, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, j माइनस 3k कर लेते हैं, ठीक है। -2i प्लस j माइनस 3k। अब हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं a और b, इनके हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए पहले करते हैं सवाल को, सिंपल सा सवाल है। तो a डॉट b यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या हो गया a डॉट b। तो a डॉट b के लिए क्या करेंगे, सिंपली 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट -2i प्लस j माइनस 3k। क्या करते हैं, अगर axi प्लस ayj प्लस azk डॉट bxi प्लस byj प्लस bzk होता है, तो यहाँ पर क्या निकलता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये वैल्यू आती है।
तो सिंपल क्या करेंगे इसको देखें तो ax कितना है 3 गुणे -2 प्लस -4 गुणे 8 प्लस 5 गुणे -3 तो 3 के 6 माइनस का 4 और माइनस का 15। ठीक है 5 के 15 4 1 4 6 4 10 15 और 25 तो माइनस का 25 ये आंसर हो गया स्केलर प्रोडक्ट का। आउटपुट स्केलर मिल गया। ठीक है अब वेक्टर प्रोडक्ट कहा गया है तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा a क्रॉस b होगा। a क्रॉस b के लिए हम लोग क्या करते हैं a क्रॉस b के लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं i j और k। अब यहाँ पर a के कंपोनेंट क्या है 3 -4 5 और b के कंपोनेंट क्या है -2 1 -3। इसको सॉल्व करें तो i इंटू 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 -5 फिर -j माइनस का 9 और प्लस का 10। ठीक है फिर k के केस में क्या होगा 3 और -4। ठीक है तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 में से 5 के 7 आई 7 आई और 1 यानी कि माइनस का j और माइनस का k। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो आपको वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर मिलता है। कुछ देखिए कंफ्यूजन है हमें लगता है -3 -1 4 5 प्लस का 5 था 4 दूनी 8 सॉरी 4 दूनी 8 होगा ना 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ही बना 8 तो 8 में से 3 गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5k सॉरी इसको सही कर लीजिए माइनस का 5k। ठीक है 7i -j -5k। ठीक है तो इस तरीके से क्या है डॉट प्रोडक्ट भी हमने यहाँ पर शो कर दिया और क्रॉस प्रोडक्ट भी शो कर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो वेक्टर मिला है यानी कि a क्रॉस b ये जो वेक्टर मिला है ये वेक्टर क्या होगा। ये वेक्टर जो है ये वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है यानी क्या होता है कि जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b करें और इसको करने के बाद अगर कोई तीसरा वेक्टर c मिलता है तो c वेक्टर क्या होगा c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर और c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये हमेशा होता है कि जो वेक्टर आउटपुट वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये पूछा जाए कभी आपसे कि ये वेक्टर ये किस एंगल पे होगा ए और बी से किस एंगल पे होगा तो इसका मतलब 90 डिग्री पर होगा। ठीक है चलिए एक तीसरा एक अगला सवाल नोट कर लीजिए इसको फिर अगला सवाल करें। चलिए जो परपेंडिकुलर वाली बात है इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Find unit vector perpendicular to both the vectors और वो वेक्टर्स क्या हैं a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू है
3i प्लस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो ए और बी वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर हमें ये दो वेक्टर्स दिए जाएं और पूछा जाए कि इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, यानी कि हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इनका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि इनका परपेंडिकुलर वेक्टर ज्ञात करना है, निकालना है। तो अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं और कहा जाए इनका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, तो हम ये सिंपल ये है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस कर दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पर वही क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे और के, पहली लाइन में 3 1 2 2 माइनस 2 4। ठीक है, तो 4 और प्लस 4 ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस जे, 4 के 12 माइनस 4 प्लस के 4 3 6 माइनस का 6 माइनस का 2। ठीक है, अगर 8i और 4 माइनस का 8j और माइनस का 8k, ये वेक्टर आ गया। ये वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ये तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कर लो कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो इसको हम सी वेक्टर मान लें, सिंपल समझने के लिए अगर हम इसको सी वेक्टर मान लेते हैं तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कि देखो सी वेक्टर अगर है तो सी कैप क्या होगा, सी कैप इज इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, अगर ये सी वेक्टर है तो इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन, तो ये देखिए मान रख देते हैं, इसको हम चाहे सी कैप मान लें चाहे एन कैप मान लें, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप मान सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8i माइनस 8j माइनस 8k बटे अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 टाइम 64 64 प्लस 64 प्लस 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 कॉमन लेने चाहिए ऊपर से i माइनस जे माइनस के, और नीचे देखिए 64 64 रूट 3 आएगा, तो 64 बाहर निकाल 64 अंदर हो जाएगा, 64 इंटू 3 इसका अंडर रूट है, तो 8 इसका 64 अगर निकालेंगे तो ये रूट निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3 आई माइनस जे माइनस के। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर 1/√3 आई माइनस जे माइनस के का। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, नोट कर लीजिए। Find a vector whose magnitude
इज 12। उस वेक्टर को ज्ञात कीजिए जिसका कि मैग्नीट्यूड 12 है, जिसका मैग्नीट्यूड 12 है एंड which is perpendicular to each of the vector। तो एक ऐसा वेक्टर जो है उसको आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 12 है, लेकिन वो वेक्टर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, और वो वेक्टर्स क्या है, a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड b इज इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k। दो वेक्टर्स हैं a और b, 6i प्लस 3j माइनस 2k और 2i प्लस 3j माइनस 4k। ये दो वेक्टर्स हैं। इन दोनों वेक्टर्स के एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 12 हो, 12 हो। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर वही हो सकता है जो कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त होगा। इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर हम a क्रॉस करें, a क्रॉस b करें तो ये c वेक्टर जो मिलेगा, तो c वेक्टर will be perpendicular to a वेक्टर एंड c वेक्टर will be perpendicular to b वेक्टर। c जो है a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या करें, इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, i j k 2 3 माइनस 4 6 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 2, बल्कि इसको अगर हम 2 ले लेते हैं, तो 2, ठीक है, 2 कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और इसको ले लें 5 ले लें, 5 ले लें, इसको 5 ले लें, और आसान हो जाएगा, कट जाएगा बहुत कुछ इसमें। 2 6 3 5 2 2 माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, माइनस कर दो, 2 3 6 5 माइनस का माइनस, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट करें इसको, कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिलेगा कि i इंटू 3 दूनी 6 माइनस का 6 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस का 10, फिर माइनस का j माइनस का 4 और 6 दूनी 12 प्लस का 12, ठीक है, प्लस k 5 दूनी 10 और माइनस 6 18, ठीक है, 6 18। तो ये हो जाएगा पाई कैप इंटू 4 माइनस 8j और माइनस का 8, यानी 4i माइनस 8j और माइनस 8k, 4i माइनस 8j माइनस 8k। तो ये तो आ गया a क्रॉस b, या इसको हम c कह लें, सिंपली c कह लें, c इक्वल टू तीसरा वेक्टर जो मिल रहा है वो ये है। अब कहते हैं इस जो c वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है, यानी कि गिवन क्या है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर के ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, चलो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इसको ऐसा करते हैं
ये ए क्रॉस बी आपने निकाला है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा एन कैप, ठीक है, एन कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो जाएगा 4i माइनस 8j माइनस 8k अपॉन इसका अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट 16 प्लस 64 प्लस 64 हो जाएगा 4i माइनस 8j माइनस 8k इज इक्वल टू 4 4 8 6 14, ठीक है, 6 6 12 13 13 और 14 144 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 144 का अंडर रूट 12 हो जाएगा, तो इसको हम 12 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा 12। अब देखिए ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यानी जो डायरेक्शन सी की डायरेक्शन है वो बताता है, यानी कि ये सी वेक्टर था और ये क्या बताता है, सी की डायरेक्शन को बताता है, एक तरीके से एन कैप यहाँ क्या करता है, सी की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है, मान लीजिए उस वेक्टर को हम डी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 12, एक वेक्टर है, मान लीजिए वो वेक्टर डी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल डी वेक्टर है, डी वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड तो 12 है, डी वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डी वेक्टर की डायरेक्शन, डी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब डी वेक्टर की डायरेक्शन तो वही कहते हैं कि जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन हो, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या है, वो एन कैप है, यानी डी कैप है वो एन कैप हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ये ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 12 दिया हुआ है, तो 12 इंटू एन कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 इंटू एन कैप है, तो ये वैल्यू रखते हैं इसमें, ठीक है, मिटा दें इसको, इधर वाला मिटा दें, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 4i माइनस 8j माइनस 8k और अपॉन 12, 12 से 12 कट गया, तो बी वेक्टर जो मिला है वो क्या होगा 4i माइनस 8j माइनस 8, ये वैल्यू है इसकी दी जाएगी आपको, ठीक है। तो क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इनको क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकला सी जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था। अब उस वेक्टर की डायरेक्शन में उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका कि मैग्नीट्यूड 12 है, ठीक है, डायरेक्शन तो आ गई। अब उस डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 12 है, तो डायरेक्शन से हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर निकल आएगा। ऐसे समझिए, एक वेक्टर था ए और एक वेक्टर था बी, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर था सी वेक्टर, ये ए था ये बी था, और इसकी ऐसे कर ये बी था ये ए था, ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक सी वेक्टर था। अब इस वेक्टर की जो इस वेक्टर की जो क्या कहते हैं कि डायरेक्शन थी वो एन कैप थी, और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर कोई डी वेक्टर है, डी वेक्टर है जो कि हमें निकालना है। वो डी वेक्टर अगर है तो क्या है कि उसकी डायरेक्शन तो वही होगी जो कि एन कैप की डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड उसका 12 है, ठीक है। अब वो कितना लंबा है, सी की लंबाई क्या होगी, सी की लेंथ निकालने वो अलग आएगी, मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो अलग आएगा, और सी है ना, और जो डी है वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12। तो अब ये 12 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी वेक्टर निकल आएगा। वही हमने किया कि डायरेक्शन को हमने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर ये एंड करते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम find the area of a parallelogram whose adjacent sides are I plus 2j plus 3k and I plus 2j plus 3k and minus 3i minus 2j plus k। कहते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए जिसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी कि मान लीजिए एक साइड इसकी ये है और एक साइड ये है, ठीक है। एक साइड ये जो है ये दी हुई है i प्लस 2j प्लस 3k और दूसरी साइड जो है वो दिया हुआ है माइनस 3i माइनस 2j और प्लस k। ये दो साइड दी हुई है, एडजेसेंट साइड दी हुई है और कहते हैं कि इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए। तो पैरेललोग्राम को पूरा करें, पैरेललोग्राम ये हो गया, ये इसका एरिया निकालना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप इसको कोई वेक्टर मान लीजिए, मान लीजिए ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर A और एक वेक्टर B है। तो हमने ये देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी उसमें ये देखा था कि अगर एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, ठीक है, तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आता है एक वेक्टर C, ठीक है। अगर ये B वेक्टर है और ये A वेक्टर है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये मिलता है हमें C वेक्टर। C वेक्टर जो मिलता है इसकी डायरेक्शन तो n कैप इधर होती है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, देखिए C का मैग्नीट्यूड कितना आता है, C इज इक्वल टू होता है A क्रॉस B और इसकी वैल्यू आती है AB साइन थीटा n कैप। ये जो पोर्शन है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, C का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन को शो करता है। ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये एक्चुअली क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो जो ये दो वेक्टर्स हैं इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम जो बनता है, इन दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर ये वैल्यू आती है। AB साइन थीटा की वैल्यू आती है, वो हमेशा AB साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों जो A और B वेक्टर हैं इनसे जो पैरेललोग्राम बनता है उसके एरिया के बराबर आएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा कि अगर हम A क्रॉस B करें और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। पहले तो हम A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B निकालने के लिए I J के डिटरमिनेंट बनाएंगे और ये कितना है, A बराबर कितना है माइनस 1 2 3 -3 -2 1, ये वैल्यू हो जाएगी I के साथ। देखिए क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 1 कम 2 और माइनस माइनस प्लस 6 माइनस j इंटू 1 और प्लस 9 प्लस k माइनस 2 और प्लस 6 8i माइनस 10j प्लस 4k, 8i प्लस 10j प्लस 4k।
तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 8 टाइम 64 प्लस 100, 10 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, कितना हो जाएगा 180 है ना, 16 और 64 180, तो अंडर रूट 180, अंडर रूट 180 ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो यही क्या होगा, यही जो वैल्यू आई है अंडर रूट 180 ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया अंडर रूट 180, ठीक है। और चूंकि यूनिट यहाँ पर दी गई नहीं है, यूनिट यहाँ पर दी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट लिख देंगे, यूनिट्स अंडर रूट 180 यूनिट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक लेकर के हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।